वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 9 विषय हिंदी, विषयांग क्या निराश हुआ जाए, भाग 1। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य प्रकार है निबंध। तो इस निबंध को पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय प्राप्त कर ले। पूरा नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म 19 अगस्त 1907। जन्मभूमि गांव आरत दुबे का छापरा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 मई 1979। कर्मभूमि वाराणसी। कर्म क्षेत्र निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक एवं संपादक। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक श्रेष्ठ निबंधकार थे, उपन्यासकार थे और एक सफल अध्यापक भी थे। मुख्य रचनाएं शूर साहित्य, बाण भट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय और पृथ्वीराज रासो। विषय मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखन कार्य का विषय था निबंध, कहानी, उपन्यास एवं आलोचना। भाषा हिंदी। विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां पर उन्होंने अध्यापक के रूप में काम किया था। शिक्षा 12वीं। पुरस्कार पद्म भूषण। निबंध संग्रह, उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह जैसे कि कल्पलता, विचार और वितर्क और कुटज, जो उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। और उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और अनामदास का पौधा, ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। तो इस पाठ के शीर्षक से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कवि हमसे और अपने मन से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या निराश हुआ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति अपने हाथ में अखबार लेकर उसे पढ़ रहा है और सोच रहा है। तो इससे हमें लेखक कहना चाहते हैं कि आजकल हम अखबार को देखें तो उसमें किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। चारों ओर हम देखें तो असामाजिक जो घटनाएं घटती है उसकी खबरें ही अखबार में होती है। चारों ओर हम देखें तो अखबार में बुराइयां ही बुराइयां होती है, जैसे कि चोरी की खबर, डकैती, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर बाह्याडंबर, घूसणखोरी, ये सारे जो समाचार होते हैं वो सिर्फ अखबारों में भरे हुए होते हैं। मतलब कि आज के अखबार ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक विचारों से भरे हुए होते हैं। तो इन सभी घटनाओं को देखकर हमारे मन में क्या भर जाती है? निराशा। ऐसा लगता है कि मानो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां है, कहीं उजाले की कोई किरण नहीं दिखाई देती। किसी ने सच ही कहा है, रात के खत्म होने से सुबह नहीं होती, अंधेरे का गला घोटना पड़ता है। मानव जीवन में बहुत अंधेरा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस काली रात की कोई सुबह ही नहीं है, लेकिन रोशनी की बस एक किरण काली अंधेरी रात का सीना चीरकर उजाले की नई शुरुआत करती है। जैसे रोशनी की एक किरण अंधेरे को मिटा देती है, उसी प्रकार इन सभी बुराइयों के बीच लेखक हमारे सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखते हैं जो मानवीय गुणों से भरपूर है, जो मानवता से भरपूर है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर गुण है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने रखते हैं और वो साबित कर देते हैं कि आज भी समाज में मानवता है, आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है, आज भी धर्म उच्च स्थान पर है। और फिर अंत में लेखक अपने मन को
सांत्वना देते हैं कि हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण रखते हैं जो बुराइयों से भरे हुए हैं, और फिर दूसरे पहलू में ऐसे उदाहरण भी रखते हैं जो अच्छाइयों से भरपूर है। यानी कि निराशा में भी एक सुंदर आशा छिपी हुई है, और फिर हमारे मन को कहते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आशा ही हमारे जीवन को आगे ले जाती है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ का, इस निबंध का अभ्यास करें। पहला पैराग्राफ, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, यानी कि निराश हो जाता है। क्यों निराश हो जाता है? तो आज हम देखें तो समाचार पत्रों में ठगी यानी कि चालबाजी, डकैती, चोरी, तस्करी अर्थात जो चोरी किया हुआ माल है उसको इधर से उधर ले जाना, भ्रष्टाचार, इसके समाचार और इसकी खबरें छपी रहती है। इस तरह कर्म ही बहुत अधिक बढ़ गए, मतलब कि इस प्रकार के बुरे कर्म चारों ओर बढ़ते जा रहे हैं। अनैतिक आचरण, बुरा आचरण समाज में चारों ओर फैला हुआ है। समाचार पत्र खोलकर देखिए तो हम और आप ऐसे ही खबरों को पढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है। आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक दूसरे को गलत ठहराते हैं लोग। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, सिर्फ बुराइयां ही बची है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचारी कर रहा है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस नजर के दृष्टि से देखता है? संदेह यानी कि शंका भरी नजर से देखता है, क्योंकि आज किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं रहा। हर एक को शंका की नजर से देखा जाता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्यों विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि लोग उन पर विश्वास नहीं करते। हमेशा उनके अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? दोष दिखाई देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि आज हम लोगों के गुणों से ज्यादा उसमें क्या निकालते हैं? दोष निकालते हैं। इसके आगे का पैराग्राफ, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग क्या निकालेंगे? दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि लेखक क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने उससे कहा था कि जो कुछ भी नहीं करता, यानी कि जो किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी के साथ व्यवहार नहीं करता, कोई ऊंचे पद पर नहीं रहता, वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी है। अगर कोई कुछ करने जाएगा तो वो क्या है? दुखी है। मतलब कि लोगों को आदत हो गई है उनके भी दूसरों में क्या निकालने की? बुराइयां निकालने की। उसमें से अच्छाई देखने का नजरिया जैसे समाप्त ही हो गया। मतलब कि लोगों की अच्छाइयां नजर ही नहीं आती, हमें सिर्फ उनकी बुराइयां ही नजर आती है। उनके द्वारा किए गए अच्छे काम को ध्यान में न रखकर उनमें अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा। मतलब कि लोगों के अंदर
जो अच्छे गुण है, उनके जो अच्छे कर्म है वो भुला दिए जाते हैं और फिर उसके जो अवगुण है जिसको बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने लाया जाता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी तो होती है। हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी बुराइयों को ही देखते हैं। दोष किस में नहीं होते, हर एक में होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, सिर्फ उसके बुरे गुण ही देखते हैं, उसकी अच्छाई नहीं देखते। ऐसा लगता है जैसे जो दुनिया में लोग हैं उनमें अच्छाई बची ही नहीं, या तो थोड़ी है या बिल्कुल ही नहीं है। अगर स्थिति ऐसी है तो निश्चय ही बहुत ही चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि आज मनुष्य लोगों के अंदर सिर्फ बुराई ही देखता है। बुराई देखेगा तो बुराई करेगा, अगर अच्छाई देखेगा तो अच्छाई करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत चिंता का विषय है हमारे भारत के लिए। आगे देखो, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का भारत जो है वो हमेशा रहेगा। बराबर, यानी कि लेखक हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जिसकी कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी, जिसका सपना गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया है कि क्या यह महात्मा गांधी का भारत है, क्या यह गंगाधर तिलक का भारत है? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत थी, जो मानवता थी, आज वो इंसानियत नहीं है। पहले के जमाने में जो संस्कृति थी, आज वो नहीं है। आज ना ही वो मानवता है, ना ही वो इंसानियत है, और ना ही वो संस्कृति रही। मदन मोहन मालवीय और ऐसे महान नेताओं का भारतवर्ष आज कहीं अतीत के गहरे गड्ढे में डूबता हुआ मालूम होता है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय, ये जो सभी की मिलन भूमि है, उसका महामानव समुद्र ऐसा लगता है कि जैसे सूख गया है। हमारा पुरातन भारत जो था, जिसमें कई संस्कृतियां थी, कई परंपराएं थी, उनके कई आदर्श थे, ये सब क्या हो गए हैं? सूख गए हैं। लेखक को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं है। वह कहते हैं कि क्या वही भारत है, गांधी जी का भारत, तिलक का भारत, जिसकी लोग मिसाल देते थे। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे महान भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा। जो हमारे ऋषि मुनियों का जो सपना था, भारत का वो जो सपना, जो एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाना था, वो सपना क्या आगे भी रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा? इन कई सारी निराशाओं के बीच लेखक सोचते हैं, एक छोटी सी आशा अपने मन में रखते हैं कि क्या भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। इसका आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।